चलिए आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। चलिए भाई, टॉपिक टू बी द कवर में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। मीनिंग कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें फीचर्स पढ़ लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे और फास्ट डिविजन्स करेंगे और यूजफुल कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है यहाँ पर कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। देखिए, एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, जिससे समझिए पहले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द एंडिंग प्रोसेस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत यदि हम लोग कोई लास्ट प्रोसेस करते हैं तो उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए उपयोगी होता है ना। देखिए यहाँ पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एम्प्लियस classifying the arranging and comprising the information given in the financial statement। यानी कि लास्टली जो होता है एनालिसिस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए 2018 है और 2019 है, इन दोनों ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, यदि हम लोग इसको पता लगाएं तो हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करना होगा। आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस रिफर्स टू द बोथ ईयर या अमॉन्ग्स ईयर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड सरप्लस, या फिर कैलकुलेट ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड इनकम प्रोसेस, ठीक है ना, एंड डिफाइन द बेटर क्वालिटी फॉर द फर्दर ईयर या नेक्स्ट ईयर। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? द इंटरप्रिटेशन मे बी द डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? आर्ट्स भी होता है और साइंस भी होता है। ट्रांसलेटिंग द फिंगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच ए वे एज टू द रिन्यूअल ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ठीक है। वीकनेस ऑफ द बिजनेस के अंदर जो भी वीकनेस है, जो भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पार्ट्स हमारा कमजोर है, जैसे ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पर नहीं करना चाहिए, बस हो गया, प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा कम अर्न हुआ है, इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकता है, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है फजूल का खर्चा हुआ है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस ईयर में, वहाँ आप उसको सुधार सकते हैं, वहाँ आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर नीचे में बोल रहा है, इट एल्सो द रिवेल्स द कॉजेस विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स द पॉजिटिव और निगेटिव प्रीफियर्स। पॉजिटिव प्रीफियर्स भी आ सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। दिस इज डन बाई, दो मेथड से डन हो सकता है, एक तो एनालिसिस से डन हो सकता है और दूसरा हमारा कंपैरिजन से डन हो सकता है। या तो एक ही ईयर का एनालिसिस कर दीजिए कि कहाँ कितना एक्सपेंस, प्रॉफिट, कॉस्ट कहाँ कितना क्या हुआ है, और नहीं तो कम से कम 2 या 3 ईयर का आप कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर पे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे आपको हम, आप 11th क्लास जिस ईयर में किए हैं उसको ले लीजिए और 12 क्लास का जो प्रिपरेशन है उसको ले लीजिए, और दोनों में देखिए कि आप ज़्यादा प्रिपरेशन कहाँ पर किए, किस विषय 11th क्लास में आपका कौन से विषय पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और 12 क्लास में आए तो आप किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसको कंपैरिजन कहते हैं। और यदि आप केवल 12 क्लास के ही एनालिसिस को निकालें तो इसको हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस कहेंगे, जो कि 2 यही तरीके हैं निकालने के लिए। डिफिनेशंस की बात करें तो अनगिनत डिफिनेशंस मिल जाएंगे, जिसमें से हम ये डिफिनेशंस उठाते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन एन मेयर्स। जॉन एन मेयर्स कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द लार्जली ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन द बिजनेस। यानी कि जो भी बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल फैक्टर हैं वो एक तरह का लार्ज स्टडी होता है, लार्जली स्टडी यानी बहुत लॉन्ग स्टडी होता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के लिए क्या बोले अभी, जैसे 2022 चल रहा है और 2022 मान के चलिए 2023 को आप सुधारने वाले हैं, आप चाहते हैं कि बिजनेस में 2023 जो हमारे लिए हो वो ज़्यादा ग्रोथ हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला नियम, आप 2022 में अपने गलतियों को ढूंढ लीजिए, जिसको हम लोग एनालिसिस कहेंगे, और यदि आप कंपेयर कर देते हैं 2022 और 2021 के साथ, यदि आप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों ईयर में से हमारा बेटर ईयर कौन सा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपेरिजन, ठीक है। आप इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सर कुछ बता दीजिए। तो फीचर्स में देखिए सबसे पहले क्या है, टू द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ द अकाउंटिंग डेट इन द सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। पहला नंबर ये तो प्रेजेंट कर देता है, किसको? डेट को प्रेजेंट करता है। किस डेट को प्रेजेंट करता है? तो सिंपल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को, यानी कि समझने लायक, हर डेट, हर तारीख, हर एक वहाँ पर पार्टिकुलर सब्जेक्ट को वो प्रीफर करे और डेट वाइज या परसेंटेज वाइज।
टू क्लासीफाई द आइटम्स गिवन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कन्वेंशन एंड रिलेटेड टू द ग्रुप्स। हर ग्रुप्स में वो प्रॉफिट और लॉस दोनों स्टेटमेंट को प्रवेश करें और देखें कि कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ ज़्यादा लॉस हो रहा है, इस चीज़ को कंपेयर वो करें। थर्ड नंबर में है टू क्लास द आइटम्स गिवन इन बैलेंस शीट इन द कन्वेंट एंड रिलेटेड ग्रुप। आप बैलेंस शीट को कन्वर्ट करें रिलेटेड ग्रुप में। किस ग्रुप में? जैसे मान लीजिए 2021 का ग्रुप है, 2022 का ग्रुप है, उस ग्रुप के अनुसार उसको क्या कीजिए, कन्वेंट कीजिए। आ रहा है समझ में? तो उसको आप लोग निकाल सकते हैं। चौथा है टू मेक द कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप इन द इंटरप्रिटेशन। आप अलग अलग ग्रुप को स्टडी कीजिए, जैसे प्रॉफिट ग्रुप कितना रहा, लॉस ग्रुप कितना रहा, या एनुअल ग्रुप कितना रहा, कॉस्टिंग ग्रुप कितना रहा, एक्सपेंसिव ग्रुप कितना रहा, करेंट एसेट्स ग्रुप कितना रहा। सारे ग्रुपों को क्या कीजिए, देखिए। इसमें का सर ये क्वेश्चन कौन कौन आएगा ये बताइए बिहार बोर्ड में। देखिए बाबा, फीचर में कोई 2 फीचर आपको 2 नंबर में पूछेगा कि गिव एनी 2 फीचर्स, तो आप इसमें का 4 फीचर याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करना पड़ेगा आपको। और ऑब्जेक्ट भी करके ही पूछ देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको इसमें से ऑब्जेक्ट याद करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट है इसका टू एसेस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर है ना, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो हमारा एसेट्स है वो फ्यूचर में होने वाले फायदे, होने वाले प्रॉफिट, होने वाले अर्निंग से रिलेटेड हो, है ना, नहीं होने वाले अर्निंग से क्या हो, अर्निंग से रिलेटेड हो। दूसरा चीज ये है कि टू एसेट्स द ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द कंसर्न एज ए वोल ऑफ इट्स द वेरियस पार्ट। ठीक है, वेरियस पार्ट। ये भी हो सकता है कि जो भी हमारा एसेट्स है वो ऑपरेशनल इफिशियंसी हो। ऑपरेशनल का मैनेजमेंट मतलब होता है आप बिजनेस में जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी फील्ड कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशनल क्या है, कॉमर्स के डिफिनेशन में भी हम लोग ऑपरेशनल वर्ड यूज करते हैं। ऑपरेशनल का मतलब होता है काम। जब काम कर रहे हैं तो कितना एक्सपेंस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। अ वोल ऑफ द इट्स वेरियस पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट को आप देखिए कहाँ कितना मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना। थर्ड नंबर है टू एसेट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। एसेट्स को शॉर्ट टर्म में भी ले जाइए और देखिए कहाँ वो लोग ठीक ना सॉल्वेंसी हो रहे हैं, यानी कि दिवालिया हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं उसको भी देखना है आपको। टू एसेट्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। आपको शॉर्ट टर्म कंसर्न को देखना है, एक लॉन्ग टर्म कंसर्न को देखना है ना, 2 कंसर्न को देखना है। टू कंपेयर इंट्रा फॉर्म पोजीशन एंड इंटर फॉर्म पोजीशन। आपको 2 फॉर्म के बारे में देखना होगा, एक इंट्रा फॉर्म पोजीशन और एक इंटर फॉर्म पोजीशन। ये दोनों में अंतर है, आगे चल के हम लोग इस अंतर को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। टू लोकेट द एरिया ऑफ इफिशियंसी ऑफ द डिफिशियंसी। जहां आपका व्यवसाय है थोड़ा उस एरिया के बारे में भी पता लगाइए कि एरिया कितना कैसे है। कोई बिजनेस होता है कि कहीं खोलिए और सुपरस्टार बन जाते हैं लोग, और कोई एरिया होता है कि एकदम बिल्कुल ही वहां पर आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जैसा आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा टू एसेट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। आपको एसेट्स जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है उसमें एसेट्स से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड हर बातों पर ध्यान देना होगा, हर कोच पर ध्यान देना होगा, हर फैक्ट पर ध्यान देना होगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा समझ में? उतना आ रहा है सर, 60 से 70% आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। देखिए आप समझिए कि आपने एक बिजनेस किया था, एकदम इस चैप्टर को एकदम 2 मिनट में समझा देते हैं। आपने समझिए कि आपने एक बिजनेस किया है, आपको बिजनेस में 2020 में बहुत बढ़िया फायदा हुआ था जबकि लॉकडाउन था उस टाइम पे। 2021 में भी ठीक ठाक फायदा हुआ था, लेकिन 2022 में आप निकाले तो फायदा उतना नहीं हुआ। कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, तो आप पता लगाइए 2022 में क्या क्या गलती हुआ, उसको हम लोग एनालिसिस बोलेंगे। और अब पता लगाइए कि 2020 और 21 में हमने क्या किया कि बिजनेस मेरा ग्रोथ गया, आखिर उसमें हमने क्या किया था, तो आप उसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपैरिजन बोलिएगा। अब एसेट्स में क्या गलती हो रहा है, लायबिलिटी में गलती क्या हो रहा है। एसेट्स में गलती कहने का मतलब है कि एसेट्स को कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ लगा रहे, कहाँ खर्चा करना चाहिए कि 2 पैसा वहाँ से आए, लेकिन आप उस जगह पे लगा ही नहीं रहे होंगे, फालतू खर्चा कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, तभी आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सारे बिजनेसों में क्या होता है, जो वहाँ के अकाउंटेंट या मैनेजर होते हैं वो लोग एनालिसिस करते हैं, बिजनेस में देखते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, उस गलतियों को कैसे सुधारा जाए, इसलिए हम लोग एनालिसिस वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। क्या आप इसके 4-5 उद्देश्य बता सकते हैं? आराम से देख लीजिए इसको। पहला वाला में बता दीजिएगा टू एसेट द प्रेजेंट द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी।
फिर यहाँ पर आ जाइएगा, इसको छोड़ दीजिए, लंबा है तो इसको बोल दीजिए टू एसेस द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, फिर बोल दीजिए टू एसेस द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। 2 गई मिल गया आपको, एक ऊपर मिल गया। फिर बोलिए टू कंपेयर द इंट्राफॉर्म वीएस इंटरफॉर्म, इंट्राफॉर्म वीएस इंटरफॉर्म, उसके बारे में अंतर हम बता देंगे। टू लोकेटेड द एरिया वाइज, या इफेक्टेड टू द एरिया इन आवर बिजनेस, ठीक है ना, कोई भी एरिया इफेक्ट करता है ना अपने बिजनेस पर। फिर उसके बाद लिखिए यहाँ पर टू एसेस द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फंड, लिक्विडिटी का फंड कैसा रहा, जो भी फाइनेंशियल फंड आ रहा था आपके पास, हो सकता है कि बहुत आ गया होगा, हो सकता है कि कम आ गया होगा। थोड़ा सा समझने में इसलिए डिफिकल्ट आपको थोड़ा लग रहा होगा, समझने के लिए आप समझ रहे हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमको उम्मीद है। इसलिए क्योंकि देखिए आप बिजनेस के कभी उस माहौल में गए नहीं, आपको सोल ट्रेड एचयूए पढ़ाने के लिए हम फुटकर व्यापार का, घरेलू व्यापार का एग्जाम्पल ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर अब वो एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल यूनिवर्सल कंपनियों में होता है। कंपनियों के जो मेन ऑनर होते हैं वो सब अपना जांच पड़ताल कराते हैं, और जांच पड़ताल में इन सब लिस्टों को निकालना होता है। ये फाइनेंशियल बैलेंस शीट के बनाने के बाद का ये सब प्रोसेस है, समझ में आ रहा है ना। टू एसेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस कंसर्न, और फिर यहाँ पर आएगा टू एसेस द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ इट्स द फंड। फिर यहाँ पर आएगा टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बिजनेस और टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको डिटरमाइन करना है बिजनेस वैल्यू को और डिटरमाइन करना है गुडविल वैल्यू को। बोलिए डिटरमाइन ऑफ द बिजनेस वैल्यू, डिटरमाइन ऑफ द गुडविल वैल्यू, टू इंक्रीज द एसेट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड मोर प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर ईयर। सो एनालिसिस एंड कंपैरिजन। 5 गो हो गया, इसमें का कौन उठा लीजिएगा 5 गो, ठीक है। उद्देश्य 5 से ज्यादा यह रहना चाहिए, पर्पस और ऑब्जेक्ट। अब इसके इंपॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है एनालिसिस, आखिर इसके क्या एडवांटेज है। एडवांटेज का मतलब होता है गुण, इससे अच्छाई क्या है, क्यों हम लोग करते हैं ये फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहले साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन इसमें अहम भूमिका निभाता है किसी बिजनेस में, उसके लिए। दूसरा है अनबिसेड डिसीजन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे यहाँ पर पॉलिसी है। देखिए साइंटिफिक डिसीजन में देखिए, द डिसीजन टेकन फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, देयरफॉर द डिसीजन इन कंसीडर्ड टू बी द साइंटिफिक डिसीजन। यानी कि वैज्ञानिक रूप से जो भी फैक्ट हमारे सामने आए हैं उसी फैक्ट के आधार पे, बेस्ड ऑन द उसी फैक्ट के आधार पे हम क्या करते हैं, हम लोग एक कंसीडर करते हैं अपने डिसीजन को। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कुछ लिखा गया है, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स में 14 सिद्धांतों में लिखा गया है कि ये कीजिएगा तो आपको इसका रिजल्ट ये ऐसा आएगा। आता है कि नहीं आता है? ठीक उसी प्रकार उसी फैक्ट के आधार पर हम लोग इसमें काम करेंगे। दूसरा जाएगा एनबिसेड डिसीजन, डिसीजन टेकन बाय ए पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। आप खुद के पर्सनल जजमेंट के लिए भी एनालिसिस कर सकते हैं। 2 ईयर 3 ईयर का जब अकाउंट्स उठाइएगा तो खुद के एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ेगा, खुद के जजमेंट, खुद के न्याय के लिए भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस के लिए भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आप कोई भी बिजनेस कीजिए, जैसा बिजनेस करने वाले हैं उसी वैसा ही बिजनेस का आपको यदि बैलेंस शीट मिल जाए, खाता बही मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उससे हम जज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मिलेगा हमको, कहाँ कैसे खर्चा वो लोग किया है, नहीं मिलेगा। हाँ, इंपॉर्टेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हर टॉपिक हर पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजर ग्रुप। यूजर ग्रुप में कौन कौन है? अभी हम लोग ग्रुप बात कर रहे थे, यूजर ग्रुप में कौन कौन है भाई? यूजर ग्रुप में देखिए, यूजर विथ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ऑनर है, शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है। ऑनर को मतलब है अपने बिजनेस में प्रॉफिट लॉस है, शेयर होल्डर को भी है, और किसको है? इन्वेस्टर को भी है। शेयर होल्डर का पैसा डूबा कि बढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के बाद ही मालूम चलेगा उसको। इन्वेस्टमेंट वाले को तो 100% उम्मीद लेकर चला है, क्योंकि इन्वेस्ट कर दिया है अपना। क्रेडिटर जो महाजन है आपका, वो भी उम्मीद लेकर चल रहा है इस फाइनेंशियल डाटाबेस से, क्योंकि अब ये फाइनल कर देगा कि आपका बिजनेस ग्रोथ में गया कि नहीं गया, और नहीं गया तो कारण क्या था, गया तो कारण क्या था। इसके बाद सप्लायर, जो आपको माल सप्लाई कर रहा है, कोई कंपनी कर रहा होगा, या जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा वो सप्लायर कर रहा होगा। एम्प्लॉय को भी भाई अंतर पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अच्छा है तभी एम्प्लॉय का सैलरी भी अच्छा चलेगा। कंपनी डूबने लगेगी तो गाँव में एम्प्लॉय का सैलरी पर भी असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? सरकार बढ़िया चलेगी तभी ना डिपार्टमेंट को पैसा देगी। मैनेजमेंट एसोसिएशन पे पूरा अंतर पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग सब फिर से उसको करना पड़ जाएगा। उसमें कहाँ क्या गलती हुआ उसके आधार पे देखना पड़ जाएगा। ये पूरा एगो चैन चलता है, पूरा एगो सिस्टम चलता है, और सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट होगा तो उसको सुधारना पड़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट में बहुत सोच समझ के काम और डिसीजन लिया जाता है। बहुत अफसर रेंज के लोग रहते हैं, पढ़ लिख कर जाते हैं वहाँ पर।
अब देखिए यूजर विथ इनडायरेक्ट फाइनेंस, अब इनडायरेक्ट रूप से किन लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट में किस पर प्रभाव पड़ेगा, कंपनी ऑनर पे, इन्वेस्टर पे, क्रेडिटर पे, सप्लायर पे, एम्प्लॉय पे, ग्रुप ऑफ बोर्ड पे, डायरेक्टर बोर्ड पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर, इस सब पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट रूप से किस पर असर पड़ेगा, गवर्नमेंट को पड़ेगा, टैक्सेस को पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पड़ेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर को पड़ेगा, प्रेजेंट इन्वेस्टर जो है उसको पड़ सकता है, अदर यूजर को पड़ सकता है, टैक्स अथॉरिटी वही या तो जीएसटी होगा नहीं तो इनकम टैक्स होगा। मान लो कि इनकम बढ़िया नहीं हुआ है तो उसका भी तो कम होगा, वो भी तो उतना कलेक्ट नहीं कर पाएगा लोग, अगर कुछ ना कुछ कारण होगा ना। समझ में आ गया। टाइप और मेथड ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस के सर कितने मेथड है। टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में बी द क्लासिफाइड इच, ठीक ना, आइदर ए और बी। ए में बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूजर, और इसमें बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। दो तरीके से निकल सकता है, एक होगा कि मटेरियल्स यूजर के आधार पे, और एक हमारा प्रोसेस ऑफ एनालिसिस के आधार पे निकल सकता है। दो तरीका है। अब इसमें भी हम लोग मटेरियल पे बात करेंगे, मटेरियल को कैसे निकालेंगे, तो इसमें दो तरीका है, एगो इंटरनल एनालिसिस है और एगो एक्सटर्नल एनालिसिस है। इसको समझ लीजिए। इंटरनल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप अपने कंपनी के अकाउंटेंट या मैनेजर से ही उसका जांच करवा रहे हैं, इंटरनल एनालिसिस हो जाएगा। एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब कि बाहर से सीए मंगवा कर या लोगों को मंगवा कर मैनेजर को या किसी मतलब बढ़िया खूब तेज तरह का मैनेजर है उससे जांच करवा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा, तब रिजल्ट आपका सामने आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, इसमें दो प्रोसेस होता है, एगो हॉरिजॉन्टल होता है, एगो वर्टिकल होता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ लीजिए। हॉरिजॉन्टल आपको ये आता भी एग्जाम में। When the financial statement of a number of years, यदि नंबर ऑफ ईयर्स के आधार पे हम यदि उसका एनालिसिस करेंगे प्रोसेस में तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। नंबर के आधार पे, ईयर ऑफ नंबर के आधार पे हॉरिजॉन्टल। और यदि हम लोग व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द पार्टिकुलर ईयर ऑन ए पार्टिकुलर डेट, यदि पार्टिकुलर ईयर और पार्टिकुलर डेट पे करेंगे तो उसको वर्टिकल एनालिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टिकल एनालिसिस। बहुत सिंपल है। यदि ईयर वाइज करते हैं तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहेंगे, डेट वाइज करते हैं तो वर्टिकल कहेंगे उसको। ठीक है, अंतर देखो आगे अंतर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में देखो क्या क्या अंतर है। पीरियड की यदि बात करें तो इट रिक्वायर्स टू द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, 2 या 2 से अधिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 2022 चल रहा है, 2021 को ले लेते हैं तो 2 ईयर हो जाता है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होगा, इट इज रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ 1 पीरियड, केवल 2022 को ही उठाते हैं, डेट वाइज उठा लेते हैं तो वर्टिकल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 2 ईयर को उठाएंगे, 22 को 21 को तो हॉरिजॉन्टल होगा, डेट वाइज खाली ईयर यही वाला ईयर को उठा लेंगे 2022 वाले को तो वर्टिकल हो जाएगा। लिखना पड़ेगा आपको, ये सब आता है। आइटम्स में देखिए, इट डील्स विद द सेम आइटम्स ऑफ ए डिफरेंट ईयर ऑफ पीरियड, ये सेम आइटम को करेगा। जैसे एक्सपेंस इसमें भी हुआ है, 2022 में भी खर्चा हुआ है, 2021 में भी खर्चा हुआ है, तो दोनों खर्चा में क्या अंतर है, दोनों खर्चा में क्या अंतर है। ज्यादा खर्चा इसमें हुआ है कि उसमें ज्यादा खर्चा हुआ है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ है कि उसमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, इंप्लॉय को ज्यादा पैसा इस ईयर में दिया गया है कि उस ईयर में दिया गया है, मटेरियल ज्यादा इसमें आया है कि उसमें आया है, कौन क्वालिटी के मटेरियल उसमें आया है, इसमें कौन क्वालिटी के मटेरियल आया है, उसका कंपेयर करेगा। अभी मैथ बनाओगे तो बुझा जाएगा तुमको कैसे कैसे होता है सब। ठीक है, यदि हम लोग टूल्स की बात करें इसमें तो ट्रेंड, देखो ट्रेंड एनालिसिस इज द मेन टूल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल। ट्रेंड एनालिसिस, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार यदि हम लोग एनालिसिस कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाएगा। और यदि हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट निकालेंगे, इस चैप्टर के बाद कॉमन साइज हम लोग को एक चैप्टर मिलेगा उसमें भी, तो उसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है। यूजफुलनेस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसके लिए है, लंबे प्लान के लिए है, और वर्टिकल किसके लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है। क्योंकि वर्टिकल 1 साल के अंदर वाला है, हॉरिजॉन्टल लॉन्ग टर्म है, 1 से अधिक साल, 2-3 साल का उठाएगा, पीछे में कहाँ गलती हुआ देखेगा, और वर्टिकल वाला इसी ईयर का जांच कर लेगा कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है। क्या समझ में आपको आ गया। अब देखिए इंट्रा फॉर्म एनालिसिस और इंटर फॉर्म एनालिसिस, इन दोनों के अंतर पहले देख लीजिए। यहाँ पर हम बोले थे कि इसका भी अंतर आएगा, आ गया। आई दोनों में से एक कंफर्म रहता है, 2 नंबर का आता है, 5 नंबर में नहीं आता है सब। अब देखिए इंट्रा फॉर्म, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म। मीनिंग के सेंस में बात करें तो इंट्रा फॉर्म एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स और कहाँ गया, डिपार्टमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सेम इंटरप्राइजेज ऑफ कंपनी। इंट्रा फॉर्म जो होता है वो सेम एक ही कंपनी या एक ही इंटरप्राइजेज का या फिर एक ही यूनिट्स या एक ही डिपार्टमेंट का हो सकता है इंट्रा फॉर्म। जबकि इंटर फॉर्म क्या होता है, तो इंटर फॉर्म
हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा इसको भी क्लियर करते हैं। When the financial statement of two or more firm of the companies, इंटर फॉर्म जो होता है ना वो एक से ज्यादा कंपनी का हो सकता है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, इंट्रा फॉर्म है एक ही कंपनी एक ही डिपार्टमेंट हो सकता है, एक ही बिजनेस एक ही एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो सकता है। और इंटर फॉर्म जो है तो एक से ज्यादा देखिए लिखा है व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर फॉर्म, यानी दो और दो से अधिक फॉर्म इसमें हो सकता है। दो से अधिक बिजनेस, फॉर्म का मतलब बिजनेस होता है, हो सकता है। और कंपनी आर एनालिसिस एंड द कंपेयर्ड फॉर द सेम पीरियड, दोनों सेम पीरियड के लिए, भी सेम पीरियड ये भी सेम पीरियड, इट इज कॉल्ड इंट्रा फॉर्म एनालिसिस। एक साल एक फॉर्म उसके लिए किया जाए तो इंट्रा फॉर्म, और दो से अधिक कंपनियों के लिए किया जाए एनालिसिस तो इंटर फॉर्म। यूजफुलनेस की बात किया जाए तो इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ द डिफरेंट यूनिट ऑफ ए फॉर्म ओवर ए डिफाइंड टाइम पीरियड। ए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को डिफाइन करता है इंटर फॉर्म, और ये क्या करता है तो ये इट हेल्प्स द कंपेयर द फिगर्स लाइक प्रॉफिट, कॉस्ट, ईटीसी इट द अदर फॉर्म इन द सेम इंडस्ट्री। देखिएगा ना, ये कॉस्ट को, प्रॉफिट को, एक्सपेंस को ये डिफाइन करता है कौन, इंटर फॉर्म। और इंट्रा फॉर्म क्या करता है तो इंट्रा फॉर्म एक ही टाइम को स्टडी करता है, किसी ईयर में टोटल जोड़ के एक के बाद जोड़ के बताएगा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस क्या हुआ। आइए अलग अलग केवल प्रॉफिट को ही चला देगा, केवल एक्सपेंस को ही कंपेयर कर देगा। ज़्यादा इसी का हम लोग पढ़ेंगे, मैथ बनाएंगे तो इसी का सबसे ज़्यादा मिलता है। अदर नेम में यदि हम लोग बात करें तो ये टाइम सीरीज होता है, टाइम सीरीज ट्रेंडिंग होता है, और ये जो होता है टू एंड मोर फॉर्म कंपेयर होता है। समझ में आ गया ना। मैथ हम लोग कर रहे हैं, मैथ में सबसे पहला है कर रहे हैं इसमें कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को क्या करना है, कॉम्परेटिव करना है। 2 ईयर का आपको दिया हुआ है, देखिए एक आपका 31/3/2017 का लास्ट ईयर है, एगो 31/3/2018 का लास्ट ईयर है। नए वाला किताब में देखिएगा तो इसमें 19-20 करके या 20-21 करके दे देगा आपको, ठीक है। यही क्वेश्चन में सेम होगा, है ना, डेट खाली चेंज रहता है। फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ऑन ए कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझते हैं, सेल्स में जो भी काम हुआ ना उसमें क्या खर्चा वर्चा आया उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो 31/3/2017 का 10,000 है, और इसमें 18 वाले में कितना है 20 लाख है, इसमें 10 लाख है, इसमें 20 लाख है। अदर इनकम की यदि हम लोग बात करें परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, तो इसमें 10% है, इसमें कितना है 15%। और यदि हम लोग एक्सपेंस की बात करें तो इसमें 50% है, इसमें हमारा 60% है। बहुत बढ़िया। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर्स इन डेट 31 मार्च 2017 और 18, ठीक है, 17 और 18। आपने नए वाला किताब में 20-21 हो सकता है। देखिए पहले आप लोग कैसे इसका फॉर्मेट तैयार कीजिएगा, पहले इसके फॉर्मेट के पास हम चले जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट बस। अब क्वेश्चन और ये दोनों दिखेगा एक साथ में। चलिए अब देखिए फॉर्मेट में लिखना है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, जो कि ऊपर में क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पर लिखना होगा फॉर द ईयर्स इंडेड 31 मार्च 2017 और 18। उसमें जैसे बैलेंस शीट बनाते थे तो एक ही लिखते थे ईयर, लेकिन इसमें 2 ईयर का कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों ईयर का लिखना होगा। एक ऐसे पूरा लाइनिंग खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा, इसमें पार्टिकुलर लिख दीजिएगा अच्छा बच्चा जैसा, और इसमें 2 फिगर लिखना है। एक लिखना है एब्सोल्यूट फिगर या राइट फिगर, आपका मन, या केवल फिगर भी लिख दीजिएगा तो चलेगा फिगर्स, और इसमें लिखिएगा क्या चेंज फिगर, है ना। अभी पुराना कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो समझ रहा होगा कि इन लोगों को पढ़ाया गया चीज़ है ये सब, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ करना है, एक लिखना है इसमें 2017 वाला 31/3, जैसे मार्च वाला डेट है तो मार्च वाला, ना तो दिसंबर वाला डेट होगा 17, और ये 18 कर देना है। इसमें कर देना है फिगर, एब्सोल्यूट फिगर लिखिए चाहे खाली फिगर लिख दीजिए, इसमें खाली परसेंटेज इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, ऐसे मार दीजिएगा, मार्का होता है परसेंटेज वाला ना, बस मार दीजिएगा। अब देखिए ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू का अमाउंट उठाइएगा, 10,000 इसका, 20,000 इसका, कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। 10 लाख इसका, 20 लाख इसका, ये क्लियर हो गया। उसके बाद दोनों में से प्लस माइनस करना है, माइनस करना है, तो 20 लाख में से 10 लाख घटेगा तो कितना बचेगा। छोटी तुम बना रही थी सब क्वेश्चन नो, तब 20 लाख में से 10 लाख घटेगा तो कितना बचेगा, एकदम आसान ही सब चीज़ है, 10 लाख बनेगा, 10 लाख बनेगा ना। तो ये बताओ कि 10 लाख 100% गुना 100% डिवाइडेड में फिर 10 लाख, डिवाइडेड में फिर 10 लाख, ठीक है ना। यदि करोगे तो कितना आएगा 100% आएगा,
तो सही परसेंट आ गया। निकालने का सर तरीका बताइए ना। अरे कुछ नहीं है, एगो परसेंटेज उठा लीजिए, ठीक है ना, और उसके साथ 100 का जितना फिगर इधर आएगा ना उसके साथ 100 का गुना कर दीजिए, और गुना करके हे वाला से शुरुआती वाला से भाग दे दीजिए खाली, बस आपका आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें अब अदर इनकम कितना है, अदर इनकम इसका 10%, इसका है 15%, तो 10 लाख का 10% कितना आएगा, एगो जीरो हट जाएगा, यानी कितना होगा 1 लाख। ये समझ में आ रहा है, कह दिखाएं गुना भागा कह आ रहा है, ठीक है। और यदि 20 लाख है तो 20 लाख का 15% कितना होगा, ये रहा आपका 20 लाख, अब 15% इसका बोल रहा है निकालने के लिए, दो जीरो सोहा हो जाएगा, अब 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3 लाख रुपया, कितना आ जाएगा 3 लाख। अब 3 लाख 1 लाख, तो मालूम है घटाना है इसको, तो 3 लाख में से 1 लाख को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 लाख, 2 लाख बच गया ना, आराम से बच्चा जैसा लिख दीजिए 2 लाख। और 2 लाख के साथ क्या करना है, 100 के साथ गुना करना है, जो भी यहाँ पर आएगा उसके साथ 100 का गुना करना है, इसके साथ भागा दे देना है। 1 लाख में क्या कीजिए, भागा दीजिए, तो देखिए अब आपका हाई 1 लाख से ये पूरा कट जाएगा ना, 2 ही बच जाएगा, चूंकि 1 लाख है 2 है तो 2 बच ही जाएगा, और 2 गुना 100 200% आ गया, 200% यहाँ पर निकल गया परसेंटेज नो। अब ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इस फिगर और इस फिगर को अब माइनस करना है, तो प्लस करना है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये परसेंटेज में है, ये भी रेवेन्यू है, दोनों रेवेन्यू है तो जुड़ेगा, अलग एक्सपेंस रहता तो माइनस हो जाता। तो दोनों रेवेन्यू को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 10 और 1 कितना होगा 11 लाख, 20 और 3 कितने होंगे 23 लाख। इधर का जो परसेंटेज होगा, सॉरी जो अमाउंट होगा मतलब कितना है 10 लाख है या 2 लाख है, कितना हो जाएगा 12 लाख हो जाएगा। अब ई वाला नहीं लिखना है, ई मत सोचिएगा कि जोड़ के इसको लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही निकालना है इसको। अब ये जोड़ दिया ना, अब 23 लाख में से 11 लाख को घटाइएगा, कितना बचेगा 12 लाख बचेगा। 12 लाख में क्या कीजिएगा 100 से गुना कर दीजिएगा, और 11 लाख से भागा दे दीजिएगा, तो आपका हाई वाला परसेंटेज निकल जाएगा, 109.9% निकल जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या करना है सर, ये 50% है, ये 60% है, इसका भी सिचुएशन करना पड़ेगा ना। तो आप क्या कीजिए 50% इसका निकाल दीजिए, इसका 60% निकाल दीजिए। किसका, इसका नहीं, जो मेन अमाउंट है ये ना है। तो 10 लाख का 50% कितना होगा 5 लाख, 10 का आधा कर दिए 50%, 5 लाख, तो ये 5 लाख आपका आ गया। अब 20 लाख का कितना बोल रहा है 60%, तो 20 लाख का 60% निकालिएगा तो 12,000 आ जाएगा, करके देख लीजिए आप लोग मोबाइल पे, आ जाएगा ना 12 लाख। तो 12 लाख में से 5 लाख घटाइएगा, हेजा कब हूँ घटाइए लिखना है, हेजा बस खाली भागा दे देना है, बस निकल जाएगा। आई ऊपर वाला फॉर्मेट कैसे चलाना है ये मालूम रहना चाहिए, 2-4 क्वेश्चन बनेगा तो कुल बुझा जाएगा कि सब आसान है। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 7 लाख, और 7 लाख गुना 100 भागा 5 लाख, तो कितना जाएगा 140%। ओकरा में से घटा दीजिए, इसमें से ही घटा दीजिए, इसमें से ही घटा दीजिए, फिर इसमें 100 के गुना करके इसे भागा दे दीजिए, तो आपका 83% निकल जाएगा। कितना आसान है, आसान है कि नहीं है। ट्राई कीजिएगा, इसको उतारना है तो उतार लीजिए, बनाना है तो बनाइए इसको। अब मैथ चलेगा हम लोगों का।